साहब ये मेरा चचेरा भाई है रामदास काळे और मैं गणेश काळे। साहब 2 हफ्ते पहले मैं इसके घर गया था लेकिन इसका घर बंद था और आज भी बंद है। मुझे इसकी बहुत चिंता हो रही है साहब। ठीक है, तुम्हें टेंशन क्यों ना कर, हम इनका फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा देंगे और अखबार में इनका गुमशुदा होने का प्रिंट भी करा देंगे, फिर देखते हैं। निर्मला वाघ मेरी आई, वो प्रॉपर्टी के मामले को लेकर बहुत परेशान थी। आई और मेरे बाबा शिरीष वाघ दोनों अलग हो चुके हैं और प्रॉपर्टी को लेकर उन दोनों में काफ़ी झगड़े भी होते रहते थे। कब से घर नहीं आई? 3 हफ्ते हो गए सर। कभी कभी वो अपने रिश्तेदारों के घर चली जाया करती हैं। आपने रिश्तेदारों की पूछताछ की? सबके यहाँ पूछ लिया, वो किसी रिश्तेदार के पास नहीं गई है। अब तो मुझे डर लग रहा है। हमें 2-3 दिन का वक्त दीजिए, हम इन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। नासिक के पास सिन्नर में रहने वाले रामदास काळे मई 2010 से लापता थे और पुणे की रहने वाली निर्मला वाघ नवंबर 2010 से लापता थी। गुमशुदा लोगों के बीच की सबसे दुखद कड़ी वो दर्द और परेशानी होती है जो उनके परिवार वालों को सहन करनी पड़ती है। उनकी किसी खबर का इंतजार करना या फिर इस सब के समापन का इंतजार करना। रामदास काळे और निर्मला वाघ के गुमशुदा होने की कहानी को समापन मिला, लेकिन 3 साल बाद। पर यह समापन बहुत ही अजीब तरीके से मिला। हाँ रमेश बोलो। विजय साहब एक पार्टी मिली है और प्रॉपर्टी खरीदने में बहुत इंटरेस्टेड है। अरे वाह, वेरी गुड। कब देखनी है जमीन उनको? परसों। उनका नाम किरण सालोंके हैं और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है वो। ठीक है, मुझे टाइम बता दो जब उन्हें देखना हो। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपको फ़ोन करता हूँ। आगे सर बोलो। नमस्ते सर, आइए आइए, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। किरण सालोंके जी, मिस्टर विजय तांबट। हाय। मिसेस सुवर्णा तांबट। नमस्ते। चलिए सर देख लीजिए, आइए। किरण जी, ये पूरा एरिया 3.5 एकड़ का है और एकदम प्राइम प्रॉपर्टी किरण जी, एकदम प्राइम। बहुत जल्दी डेवलप होने वाला है पूरा एरिया। बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़ी बड़ी टाउनशिप आ रही हैं, डेवलपमेंट। जानता हूँ, तभी तो इस एरिया में प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। श्योर। ओके, प्लॉट मुझे पसंद आया, आगे डील की बात कर लेते हैं। ठीक है। रमेश, तू तो जानता ही है कि मेरा डेली का काम है, मुझे इसकी पूरी नॉलेज है। हाँ सर, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है सर, आप इसे हाथ से जाने मत दीजिए। 1.5 करोड़, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। बस 2 का तो मार्केट रेट भी नहीं है। देखिए विजय जी, मैं कहता हूँ सौदा अच्छा, डील कर लेते हैं। नहीं, इतना कम में नहीं। क्या बोलती हो सुवर्णा? हाँ हाँ, कम से कम 1,90 लाख रुपए, इससे नीचे नहीं। वो तो किरण जी अच्छे आदमी लगते हैं, इसीलिए तो हमने ये रेट कम किया है, वरना इतने प्राइम एरिया में उन्हें 2 करोड़ में भी इतनी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी। वो एरिया जल्दी डेवलप भी हो रहा है और इनफैक्ट उनके लिए तो ये बहुत ही फायदे का सौदा भी है। फायदे का सौदा है किरण जी, आप मानिए मेरी बात को, आपको इससे कम में इतनी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। 1,60 लाख लास्ट ऑफर। रमेश, हमारा लास्ट ऑफर 1,75 लाख।
अगर नहीं तो फिर ये डील नहीं हो पाएगी। ओके डन। तो ठीक है किरण जी, जैसा कि आपसे बात हुई थी 60-40 का रेशो होगा। हाँ ठीक है, तो फिर सर टोकन दे दें? कल ही टोकन मनी एडवांस दे देते हैं। ये कॉन्ग्रेचुलेशंस किरण जी। थैंक यू। मैं आज ही लैंड ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन फाइल कर देता हूँ। अगले हफ्ते तक रजिस्टर ऑफिस में डेट मिल जाएगी। हाँ प्लीज़, डेट आते ही मुझे बता दीजिएगा। जी। वैसे कल मैं अपने आर्किटेक्ट के साथ प्रॉपर्टी देखना चाहता हूँ। अब प्रॉपर्टी आपकी है, आप कभी भी वहाँ जा सकते हैं। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन। बाबा फोन। हाँ रंजीत। गणेश भाऊ, वो जमीन लगता है उसका सौदा होने वाला है। क्या? हाँ गणेश भाऊ, कुछ 5 दिन पहले मैंने खुद वहाँ कुछ लोगों को देखा और सतीश ने भी बताया कि वो जमीन का सौदा होने वाला है। तू एक काम कर, जल्दी से पता लगा और मुझे बता कि ये सौदा कौन कर रहा है, ठीक है? हाँ गणेश भाऊ, फोन कर तो। साहब, ये मेरा चचेरा भाई है, रामदास काले। अगले हफ्ते तक वो प्लान रेडी हो जाएगा ना? जी किरण जी। ठीक है, जैसे प्लान रेडी हो जाए वो प्लान लेके अपने असिस्टेंट को मेरे ऑफिस में भेज देना। एक बार प्लान चेक कर लूँ, उसके बाद आगे काम शुरू करते हैं। साहब, आप ये ज़मीन खरीद रहे हो? हाँ क्यों? किससे खरीद रहे हो? तुमसे मतलब? और तुम हो कौन? साहब, आप इस ज़मीन के बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे होंगे, लेकिन बाद में अगर इसका कुछ लफड़ा हुआ फिर आप क्या करोगे? ये ज़मीन मैं विजय तामट से खरीद रहा हूँ। वो एक वकील है और ये ज़मीन उनकी पत्नी सुवर्णा के नाम पे है। नहीं साहब, ये प्लॉट रामदास काले के नाम पे। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? इस ज़मीन के पूरे पैसे दे चुका हूँ मैं। देखो साहब, हमारा काम था आपको बताना, आगे आप देखो, आपकी मर्जी। रामदास काले, वो आदमी जो सिन्नर से मई 2010 से लापता था, उस मिसिंग केस और इस जमीन के सौदे के बीच कोई ताल्लुक था? किरण जी, कौन रामदास काले? सब बकवास है, कोई बेकार में झूठी खबर फैला रहा है। ये देखिए जमीन के पेपर्स। ये देखिए ना, ये जमीन मेरे नाम पर है। हमने ये जमीन अक्टूबर 2010 में खरीदी थी। हमारे पास जमीन के रजिस्ट्रेशन के सारे पेपर्स हैं। अब तो आपको भरोसा हो गया ना? पेपर तो ठीक है, लेकिन आई होप आप समझ रहे होगे कि ज़मीन की मैं काफ़ी एडवांस दे चुका हूँ आपको। बड़ी रकम है और प्रॉपर्टी का मामला है, इसलिए मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। किरण जी, चिंता मत कीजिए, रजिस्ट्रार ने 23 अप्रैल की डेट दी है, परसों ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और मैं किसी भी उल्टी सीधी डील को हाथ ही नहीं लगाता। वकील हूं, एक फाइन प्रिंट भी मेरी नजरों से बच नहीं सकता। साहब, ये रामदास भाऊ, ये उनकी मिसिंग कंप्लेंट की कॉपी सिन्नर पुलिस स्टेशन से 2010 में मैंने ही कंप्लेंट लिखवाई थी। और ये इश्तिहार उनके लापता होने का। रामदास भाऊ मेरे चचेरे भाई हैं साहब। रामदास भाऊ सिन्नर में एक छोटा मोटा प्रॉपर्टी एजेंट था। 1996 में नासिक शहर के बाहर उन्होंने एक प्लॉट खरीदा था, सर्वे नंबर 141/26। पेपर में इतने सारे इश्तिहार दिए, फिर भी रामदास को कुछ पता नहीं चला? नहीं साहब, वो बीमार था
अकेले रहता था। भाऊ क्यों जिद कर रहे हो? मेरे साथ पनवेल चलो। नहीं रे गणेश, मैं इधर ही ठीक है। भाऊ चलो मेरे साथ, अच्छे अस्पताल में इलाज करवाते हैं। मैं तो कहता हूँ ये जमीन बेच दो, इसी से अच्छा इलाज हो जाएगा। नहीं रे गणेश, उस जमीन के अलावा मेरे पास है क्या? देख, वो जमीन तो मैं तभी बेचूंगा जब मेरे पास कोई और चारा नहीं रहेगा। तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूं। HIV पॉजिटिव था, मेरे अलावा उसका और कोई नहीं था। मैं हर महीने उसे मिलने जाया करता था। उस साल भी अप्रैल के तीसरे हफ्ते जब मैं उससे मिलने गया तब उसके घर पे ताला लगा था। मैं 3 दिन तक सिन्नर में रहा और उसके घर के चक्कर लगाता रहा। रामदास भाऊ को तो 2 हफ्ते से नहीं देखा। 2 हफ्ते से? हाँ। आखिरकार रामदास भाऊ के लापता होने की कंप्लेंट मैंने लिखवा दी, लेकिन पुलिस को भी वो नहीं मिला। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हें बताए बगैर रामदास ने वो जमीन बेच दी। नहीं साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे अलावा उसका और कोई नहीं है। मुझे बताए बगैर इतना बड़ा सौदा वो कभी नहीं करता। जरूर उसके साथ कुछ हुआ है साहब। ठीक है, हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं। रजिस्ट्रार के ऑफिस में लेटर भेजो। ये लैंड सर्वे नंबर 141/26 के बारे में पता करो। जी सर। बोला साहब। हे बघ संतोष, सर्वे नंबर 141/26 के पेपर्स लेके आना। वही ट्रांसफर्स के लिए आए थे। हो साहब। सुवर्ण तांबट तुमचं नाव आहे? जी। जमीन आप ही के नाम? जी, मेरा नाम सुवर्णा तांबट है। मैं एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी चलाती हूँ। होगा मैडम, इसमें एक प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम? हे बघा ना, सुवर्ण तांबट के डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से है। हाँ, अंतिम संस्कार भी वहीं पर हुए। ये क्या बकवास है? विजय जी, ये काय चाललंय? देखिए सर, मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ, तो ये मेरा डेथ सर्टिफिकेट कैसे हो सकता है? आप प्लीज इन प्रॉपर्टी के पेपर्स में ये फोटोग्राफ देखिए प्लीज। ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ली गई थी। हाँ, फोटोग्राफ सर तोच है, लेकिन इस डेथ सर्टिफिकेट के हिसाब से नवंबर 2010 में इनकी मौत हो चुकी। सर, ये डेथ सर्टिफिकेट झूठा है। पहले यह पता चलता है कि जमीन किसी रामदास काले की है जो अभी लापता है, और उसका चचेरा भाई गणेश काले ये कहता है कि रामदास ने जमीन कभी बेची ही नहीं थी। और अब जमीन के ट्रांसफर के वक्त यह पता चलता है कि उन पेपर्स के साथ सुवर्णा तांबट, जो कि उस प्रॉपर्टी की मालकिन है, उनका डेथ सर्टिफिकेट भी अटैच है। आखिर ये मामला क्या था? ते मला माहित नाही हो,
किसी से गलती हुई है या फिर किसी ने जानबूझकर ये सब किया है। देखिए, जब तक कोर्ट इस डेथ सर्टिफिकेट को रिवर्स करने का ऑर्डर नहीं देती तब तक ये डील नहीं हो सकती। इस प्रॉपर्टी के साथ कुछ गड़बड़ लग रही है। आप मेरा एडवांस वापस दे दीजिए प्लीज। धीरज रखिए किरण जी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। देखिए, जरूर कुछ गलती हुई है। वो डेथ सर्टिफिकेट झूठा है। मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन इतनी प्रॉब्लम से जुड़ी प्रॉपर्टी खरीदना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। देखिए, लेकिन कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये जरूर किसी की चाल है। कुछ दिनों में ये सब कुछ सामने आ जाएगा। आप मेरा भरोसा कीजिए, मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दीजिए। मैं ये सारा मामला कोर्ट से क्लियर करवा दूंगा। अगर 2 दिन में क्लियर नहीं होता, मैं खुद आकर आपका सारा एडवांस वापस लौटा दूंगा। हाँ किरण जी, आप प्लीज़ 2 दिन के लिए वेट कर लीजिए, क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। संतोष भाऊ, इस प्रॉपर्टी की डिटेल्स चाहिए। मंगेश भाऊ, मुझे 2 दिन का टाइम दे दो। अभी क्या है कि यहाँ पे बहुत सारा काम है। चलो, मुझे 2 दिन के बाद भिजवा देना, लेकिन सारी जानकारी भिजवा देना। कुछ प्रॉपर्टी की ओनरशिप का लोचा है ये। ठीक है। सर, कहीं कोई बड़ी मिस्टेक हुई है या फिर कोई जानबूझ के इस प्रॉपर्टी पे से हमारी ओनरशिप हटाने की कोशिश कर रहा है। ये प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 141/26 नासिक के बाहर की है। ये प्रॉपर्टी मेरी पत्नी सुवर्णा तांबट के नाम पे है। इसने जानबूझ के ये झूठा डेथ सर्टिफिकेट रजिस्टर ऑफिस के लैंड पेपर्स में डाल दिया है। ये कोई गलती नहीं है। मैं देख सकता हूँ कि सुवर्णा तांबट जिंदा है और लैंड पेपर्स पे भी इन्हीं की तस्वीर है और ये डेथ सर्टिफिकेट भी इन्हीं के नाम का है। और हाँ, ये नोटिफिकेशन भी किसी प्रॉपर ऑफिस से ही आया होगा, लेकिन यहाँ मुझे कोई गैर कानूनी काम के आसार नजर आ रहे हैं। कोर्ट इस डेथ सर्टिफिकेट को खारिज करती है और इस फ्रॉड केस की जांच के लिए पुलिस को आदेश देती है। हो सकता है किसी ने अपने आप को मरा हुआ साबित करने के लिए ये झूठा डेथ सर्टिफिकेट बनवाया हो। थैंक यू सर। म्युनिसिपल ऑफिस का सर्टिफिकेशन भी अटैच है। ये रहा आपका बाकी का अमाउंट। थैंक यू किरण जी। मैंने आपसे कहा था ना, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन आखिर में सब कुछ ठीक हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस किरण जी। थैंक यू सुवर्णा जी। गणेश खाड़े आए, वो प्रॉपर्टी के सिलसिले में ना। रजिस्टर ऑफिस से जो पेपर्स मंगाए थे वो आ गए? जी नहीं सर। क्यों? पेपर आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? सर, इस बीच कोर्ट से ये पेपर आया है। ये क्या है? ये तो उसी जमीन से जुड़ा हुआ पेपर है। 141/26 जाली डेथ सर्टिफिकेट का मामला है।
साहब हे बघा, ये उसी 141/26 से जुड़ा कोई नया मसला है। अरे बाबा, आता काय झालं नवीन आणि? साहब, पुलिस ने इस जमीन के पेपर्स मंगवाए हैं। उनका कहना है कि इस जमीन का मालिक कोई रामदास काळे है और उसके भाई गणेश काळे का कहना है कि रामदास ने कभी ये जमीन किसी को बेची नहीं थी। अरे काय चाल रही है? क्या हो रहा है? तुम एक काम करो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तुम पुलिस के पास भेज दो और उनसे कह दो कि सुवर्णा तांबट ने ये जमीन किरण साळुंके को बेच दी। जमीन अब किसी और को ट्रांसफर हो चुकी थी। फिर उसी मामले की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई। एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिससे अब तक की सारी लापता कड़ियां जुड़ने वाली थी और जुर्म की कहानी सामने आने वाली थी। मुझे जैसे जमीन के बेचे जाने की बात पता चली थी, तब से मैं आपसे कह रहा हूं साहब, इस मामले की जांच करो। बहुत बहुत बड़ा लोचा है साहब। देखो गणेश, हम लोग जांच कर रहे हैं, बस प्रॉपर्टी के पेपर्स आने का इंतजार कर रहे हैं। और वैसे भी तुम्हारे कंप्लेंट के अलावा भी उस प्रॉपर्टी में और भी कुछ गड़बड़ है और हम सब इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये ग्लोबलर कंस्ट्रक्शन नासिक के आसपास कई सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से जुड़ा है। काफी जाना माना नाम है। और ये विजय तांबट कौन? विजय तांबट वकील है और उसकी पत्नी सुवर्णा तांबट खुद का बिजनेस चलाती है। उसकी एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी फर्म है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस के पेपर पे भरोसा करूं या इन सब बातों पर। यानी आपको पहले से ही पता था कि इस जमीन से कई पुराने मसले जुड़े हुए हैं? मसले का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, जमीन खरीदते वक्त दो प्रॉब्लम सामने आई थी। एक तब जब दो लड़कों ने आके मुझे ये बताया कि ये जमीन कोई रामदास काळे के नाम पर है, और एक जाली डेथ सर्टिफिकेट का मामला सामने आया था। आपको इस जमीन के बारे में किसने बताया? रमेश कामत ने। वो एक रियल एस्टेट एजेंट है। साहब, हमको किसी भी डील के बारे में मार्केट से ही खबर मिलती है। मुझे भी ऐसे ही पता चला कि विजय जी अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं। रामदास काळे के बारे में तुम्हें पता था? नहीं साहब, मैंने तो पहली बार उसका नाम तभी सुना था जब किरण जी ने एक बार उसकी बात की थी। लेकिन ज़मीन के सौदे में अक्सर लोग अपने फ़ायदे के लिए ऐसी खबरें फैलाते रहते हैं। ज़मीन के पेपर्स एकदम सही थे सर। अपने फायदे के लिए इस गणेश काळे ने रामदास काळे के जमीन का मामला उठाया होगा। तो जमीन का सौदा हो रहा है, ये खबर उसके दोस्तों ने उसे दी। गणेश काळे ही वो आदमी जिसने अपने भाई की मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई थी। सर, उसने ये भी कहा था ना कि उसका भाई रामदास काळे HIV पॉजिटिव था। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सर, वो जाली डेथ सर्टिफिकेट वो भी तो है। हो सकता है कि जमीन का सौदा रोकने के इरादे से उसे भेजा गया हो। सर, साफ बात है, कोई हमसे पैसे निकलवाने की प्लानिंग कर रहा था। उनका मकसद पूरा नहीं हुआ तो हो सकता है वो किरण जी को परेशान करे। आपने जमीन किससे खरीदी थी? जी, गजानन राजपुरे से। वो शिरडी का रहने वाला है। उसी ने न्यूज़पेपर में ज़मीन के बारे में इश्तिहार दिया था, जिससे हमें इसके बारे में पता चला, और ये ज़मीन भी हमने उसी से खरीदी थी। आप चाहिए तो रजिस्टर ऑफिस में जाके इस ज़मीन के सारे कागजात चेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की सारी पिछली डिटेल्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। हमने ये ज़मीन अक्टूबर 2010 में खरीदी थी। ये प्रॉपर्टी को लेकर इतनी मगजमारी हो रही ना, एक के बाद एक लोचा चालू है। ये रहा। ग्लोबलर कंस्ट्रक्शन बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है भाऊ। और वो विजय तांबट वकील है। पुलिस कह रही है कि जमीन के सब कागजात भी सही हैं। देखते हैं, मैं पुलिस पर और दबाव बढ़ाता हूँ। ये रहा। ये जमीन अक्टूबर 2010 में सुवर्णा तांबट ने शिरडी के किसी गजानन राजपुरे से खरीदी थी।
पद्मा, हाँ मला नाशिकला जायचंय, थोड़ा काम है, देर हो जाएगी। क्यों, अब क्या काम है? अरे भूला ना, काम है, हर बात तेरे को बतानी पड़ती है। जमीन के बारे में कुछ बात है। अब क्या हुआ? क्या मालूम, पुलिस ने बुलाया, बोल रहे थे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। अक्टूबर 2010 में तुमने सुवर्णा तांबट को जमीन बेची थी। वैसे तुमने ये जमीन किससे खरीदी थी? सिन्नर के रामदास काळे से। साहब साहब मैं भी किसान हूँ शिरडी में। रामदास काळे ने मेरे खेत के पास एक दूसरा खेत बेचा था, तो उसी से मेरे को पता चला कि उसके पास एक जमीन है जो वो बेचना चाहता है। तब 2010 में मैंने ये जमीन उससे खरीदी थी। बस ये गजानन राजपुर है, इनका कहना है 2010 में खुद रामदास काळे ने वो जमीन इन्हें बेची थी और इन्होंने वो जमीन अक्टूबर 2010 में ही सुवर्णा तांबट को बेची। अब तुम्हें क्या कहना है? साहब पण मेरा भाई रामदास काळे तो मई 2010 से लापता है। मैंने रिपोर्ट भी लिखवाई है, फिर भी उसका कुछ पता नहीं चला। और मुझे पता है बगैर वो इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठा सकता। ये वही आदमी जिसने तुम्हें जमीन बेची थी? नहीं साहब, ये कौन है? अरे काय चल रहे है यार? गणेश, तूने किसी गलत आदमी की कंप्लेंट तो दर्ज नहीं की थी ना? खरा खरा सांग, ये क्या नाटक चल रहा है? आई शपथ सांगता साहब, मैं ऐसे क्यों करूंगा? अब ये मेरा चचेरा भाई रामदास काळे ही है साहब। अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो ये जमीन रामदास काळे की, ये भी तो झूठी होता ना साहब। साहब आप खुद ही देख लो, इसमें बहुत बड़ा झोल है साहब। इस दफ्तर में सब लोग एक ही जमीन के बारे में जानना चाहते हैं। सब लोग का एक ही काम रह गया है। पता नहीं अब इसके आगे और अंदर कितना जाना पड़ेगा। ये वो रामदास काळे नहीं जिसे गणेश काळे अपना भाई बता रहा था, तो फिर ये कौन? चेक की कॉपी, बैंक पासबुक, सारे पेपर्स हैं। यहाँ एड्रेस सिन्नर का लिखा हुआ है। हो साहब, 13 प्रथम नगर सिन्नर, एड्रेस तो रामदास भाऊ का ही है। गणेश, कहीं तू हमारे साथ कोई नाटक खेलने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ना? अगर ऐसा है ना तो लॉकअप में उल्टा लटका के सच बुलवाऊंगा तेरे से। नहीं साहब, आओ मी खरंच सांगतोय, ये जो एड्रेस है ना ये रामदास भाऊ का ही है। लेकिन इस फोटो में ये जो आदमी है ना ये रामदास भाऊ नहीं है। और ये बैंक अकाउंट ये पीपल्स बैंक का है, जबकि रामदास भाऊ का इस बैंक पे कोई अकाउंट था ही नहीं। उनका अकाउंट तो कॉमन ट्रस्ट बैंक में था। सर रामदास काळे ने हमारे यहाँ जुलाई 2010 में अकाउंट खोला था। अकाउंट ओपन हुआ था जुलाई 2010 में और जमीन की डील हुई थी अगस्त 2010 में। सर हो सकता है ये अकाउंट सिर्फ इस डील के लिए खोला गया हो। मुझे इस अकाउंट के सारे पेपर्स चाहिए। ओके सर। ये रामदास भाऊ, यही है रामदास भाऊ। मैं इनके भाई गणेश को भी जानता हूँ। रामदास भाऊ बीमार थे, मई 2010 में वो अचानक गायब हो गए। इसका मतलब है गणेश काळे सच बोल रहा था। ये जरूर किसी फ्रॉड का मामला है। ये नकली रामदास काळे ने ये जमीन गजानन राजपुरे को बेची। उसने वो जमीन सुवर्णा तांबट को बेची। फिर सुवर्णा तांबट ने वो जमीन किरण साळुंके को बेची। और इन सब के बीच सुवर्णा तांबट का वो जाली डेथ सर्टिफिकेट भी है। असली रामदास काळे गायब है और किसी की मौत का नकली सर्टिफिकेट निकाला गया है। जरूर इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। तो जल्दी से ये चाबी मकान मालिक को लौटा के आ और मेरे को गली के बाहर मिल। हाँ? पण आपण कुठे चाललोय? तू पहले लौटा के तो आ, बाद में बस स्टॉप पर सोचेंगे। हाँ। हाँ चल।
लवकर जा. हो. हम लोग कहाँ जा रहे हैं मम्मा? बेटा हम लोग एक नई जगह रहने जा रहे हैं। मतलब हम लोग वापस नहीं आएंगे? नहीं बेटा, तुम अब एक नए स्कूल जाओगे। हाँ रंजीत बोल। भाऊ जमीन पे रोज कुछ नापतोल का काम चल रहा है। अच्छा, लेकिन वहां पर अभी तो कुछ काम तो शुरू नहीं किया ना? नहीं भाऊ। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। कमिंग। सर, ये अच्युत सर ने सर रिवाइज प्लान भेजे हैं, ये देखिए सर। ये ऐसे ऐसे। गुड, वेरी गुड। एक काम करो, कल की मीटिंग फिक्स कर दो, हम जल्दी कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। साहब, वो तीसरी गली में दूसरा घर। अभी है घर पे? हाँ साहब। चलो। अरे साहब मैंने किया क्या? साहब सुनो तो, साहब मैंने किया क्या वो तो बोलो। अरे क्यों लेके जा रहे हैं मेरे को? अरे साहब सुनो तो मेरी। 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी पुलिस को आई के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। पता नहीं आई कहाँ चली गई। माझं नाव महेश राजपुरे है साहब। राजपुरे? गजानन राजपुरे का रिश्तेदार है क्या तू? ओह साहब, मैं उसका दूर का रिश्तेदार है। असली रामदास काळे कहाँ है? मालूम नहीं साहब, मेरे को तो नकली रामदास काळे बनने का पैसा मिला था। किसने दिया था पैसा? गजानन ने? ओह साहब। ये गजानन किसके लिए काम करता है? माहिती नहीं साहब, मेरे को नहीं मालूम। बस वो लोग ने मेरे को बोला था कि मेरे को कुछ नहीं होगा। वो कोई वकील साहब है, वो सब संभाल लेगा सर। वकील? कौन वकील? माहिती नहीं साहब, मेरे को कुछ नहीं मालूम सर। सर, सर मैं गजानन को पुलिस स्टेशन बुलाया था, लेकिन वो अपना घर छोड़ के कहीं भाग गया है। उसका मोबाइल भी बंद है। और वो वकील विजय तांबट और उसकी पत्नी सुवर्णा तांबट, वो दोनों भी अपने बंगलों से कहीं भाग गए। वो दोनों वहां पर रेंट पर थे और अभी उन दोनों का फोन भी बंद है। कामदार, एक बात तो साफ है, इस प्लान में ये सभी लोग शामिल हैं। समझ में नहीं आ रहा ये मामला है क्या। ये खेल आखिर था क्या और इसका मास्टरमाइंड कौन था? 2 लोग अब भी लापता थे, सिन्नर से रामदास काले और पुणे से निर्मला वाघ। एक आदमी जो एक जानलेवा बीमारी से जूझ रहा था और एक औरत जो मानसिक रूप से परेशान थी। क्या इन दोनों का गायब होना एक दूसरे से जुड़ा हुआ था? क्या इन दोनों के बीच कोई एक मिसिंग लिंक था? कौन था जो सच को बाहर लाने की कोशिश कर रहा था? या फिर इसके पीछे भी कोई स्वार्थ छुपा था? या फिर इस सब के पीछे अतीत का कोई और ही लेन देन था? असली रामदास काळे कहाँ है? मालूम नहीं साहब, मेरे को तो नकली रामदास काळे बनने का पैसा मिला था। किसने दिया था पैसा? गजानन ने? ओह साहब। ये गजानन किसके लिए काम करता है? माहिती नहीं साहब, मेरे को नहीं मालूम। बस वो लोग ने मेरे को बोला था कि मेरे को कुछ नहीं होगा। वो कोई वकील साहब है, वो सब संभाल लेगा सर। वकील? कौन वकील? सर मैं गजानन को पुलिस स्टेशन बुलाया था, लेकिन वो अपना घर छोड़ के कहीं भाग गया है। उसका मोबाइल भी बंद है। और वो वकील विजय तांबट और उसकी पत्नी सुवर्णा तांबट, वो दोनों भी अपने बंगलों से कहीं भाग गए। वो दोनों वहां पर रेंट पर थे और अभी उन दोनों का फोन भी बंद है। कामदार, एक बात तो साफ है, इस प्लान में ये सभी लोग शामिल हैं। समझ में नहीं आ रहा ये मामला है क्या। विजय तांबट और उनकी पत्नी 1 हफ्ते पहले यहाँ से चले गए। उठे गेले? कुछ बोल के गए कि कहाँ जा रहे? नहीं, कुछ नहीं बताया।
सिर्फ बोले कि मैं यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ। सब एक एक करके गायब हो रहे हैं। इसके पहले कि वो ब्रोकर रमेश कामत गायब हो जाए, पता करो कि वो है कहाँ। साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब। रातों रात कहाँ गायब हो गए? ब्रोकर हो ना तुम उनके, कुछ तो बताया होगा। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये लोग शहर छोड़ के जाने वाले। शायद कोर्ट में किसी को मालूम हो कि कहाँ गए हैं। छोटा मोटा वकील था साहब, अभी फिलहाल कोई केस भी लिस्टेड नहीं है उसके नाम। वैसे पहले वो पूना में काम करता था। अच्छा, अगर उसने कहीं और काम करना शुरू किया होगा तो खबर मिल सकती है उसके बारे में? आप नोटिस भेज दीजिए, मैं उसे सर्कुलेट करवा दूंगा। मैंने बस ये ज़मीन खरीदी है उनसे, बाकी उन लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, सौदे के बाद भी उन्होंने कभी कांटेक्ट किया आपसे? नहीं, कभी नहीं। एक्चुअली सर मेरा सर घूम रहा है। जब से वो ज़मीन खरीदी है एक के बाद एक लफड़ा हो ही रहा है। साहब मैं तो पहले से बोल रहा था, बड़ा झोल है। रामदास बाबू हमेशा कहता था बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी तभी वो ज़मीन बेचेगा। गणेश काळे आता बग, इस जुर्म की कबर खोद के रखूंगा। जहां से शुरुआत हुई थी ना, वहीं से। गजानन राजपुरे ने अपने रिश्तेदार महेश राजपुरे का इस्तेमाल करके ये डील करवाई। फिर गजानन ने ये जमीन बेची सुवर्णा तांबट को और विटनेस जयदेव कुमार। और अब सबके सब लापता हैं, सबके फोन भी बंद हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही, ये सुवर्ण तांबट का डेथ सर्टिफिकेट बीच में कहां से आ गया? ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पुणे का है सर, कोरेगांव पार्क की शमशान भूमि से मिला था। एक मिनट सर। सुवर्णा तांबट। सुवर्ण विजय तांबट 123 विद्या कॉलोनी कोथरूड पुणे। सर इस अंतिम संस्कार का भी एक गवाह है, योगेश यादव। मतलब सच में किसी का तो अंतिम संस्कार हुआ है। ये केस जितना दिखता है उससे कई ज्यादा गहरा और सीरियस है। ये केस अब और भी गहरा होता जा रहा था। विजय तांबट की पत्नी सुवर्णा तांबट के नाम पर एक औरत का अंतिम संस्कार किया गया था और दूसरी तरफ था रामदास काले जो अब भी गुमशुदा था। जमीन हड़पने के इस मामले के साथ साथ अब एक मर्डर का केस भी सामने आ रहा था। सर हम तो अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं। हमारे पड़ोस में शिरोडकर जी रहते हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं। आप उनसे जाकर पूछिए। हाँ याद है ना, वकील है, नाम है विजय तांबट। हाँ यही है विजय तांबट। उनकी पत्नी की डेथ हुई, उसके बाद चले गए यहाँ से। क्या यही है उनकी पत्नी? हाँ यही है सुवर्णा, लेकिन अब बेचारी इस दुनिया में नहीं रही। मौत कैसे हुई थी उनकी? हार्ट अटैक हुआ था सब, मुझे याद है। मुकेश आया था यहाँ बताने के लिए। सुन के शौक लगा साहब, वो 40-42 साल की होगी। फिर विजय तांबट अपने बेटे के साथ यहाँ से चले गए। उनका एक बेटा भी था? हाँ, हालांकि तब वो यहाँ नहीं था जब उसकी माँ की मौत हुई। उस वक्त कहाँ था वो? पता नहीं साहब, लेकिन
आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हुआ क्या है? शिरोडकर जी, सुवर्णा तांबट जिंदा है। तो हम ये सोच रहे कि अगर सुवर्णा तांबट जिंदा है तो उस दिन किसकी लाश का अंतिम संस्कार किया था? क्या बात कर रहे हैं साहब? हाँ गोविंद बोल, कोई खबर? साहब वो जयदेव कुमार यहीं है। नासिक में? हो साहब, एक चोल में रहता है, मैंने उस पर नजर रखी है साहब। बात समझ में नहीं आ रही, कोई वकील अपने बीवी को मरा हुआ क्यों साबित करना चाहता है? कोई लफड़ा होगा सर, जिस पे पर्दा डालने के लिए सारा नाटक किया होगा। और फिर डेटाबेस से वो डेथ सर्टिफिकेट सब जगह सर्कुलेट हुआ होगा। वही नासिक के रजिस्ट्रार ऑफिस गया जहाँ सुवर्ण तांबट के नाम पे जमीन है। इस सुवर्ण तांबट की डिटेल कुंडली निकालो, जरूर कुछ तो चक्कर है, तभी तो उसके नाम का जाली डेथ सर्टिफिकेट बनवाया है। वो ऊपर वाले कमरे में साहब। चलो। जयदेव, जयदेव रोक, पीछे से पकड़ो उसे। जयदेव कुमार, जो गजानन राजपुरे और सुवर्णा तांबट के बीच हुए जमीन के सौदे में गवाह था, उसी ने रामदास काले के लापता होने की गुत्थी खोली। यह एक बड़ा ही अजीबोगरीब और संगीन जुर्म था। अभी अगर तूने नौटंकी की और बोला कि तुझे कुछ नहीं पता, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, फिर ये बोलेगा। साहब मैं सब सच बता रहा है साहब। जब तक तू सच बोलेगा तब तक मेरा डंडा चुप रहेगा, वरना साहब मैं बताता हूँ साहब ये गजानन और रामदास काले दोस्त थे। रामदास ने उससे 3 लाख रुपया कर्जा लिया था साहब। काय रे रामदास, फोन का नाही उचलत? भाऊ बैलेंस नहीं है फोन मध्ये भाऊ। अरे येड़ा समझला इसका मला? इनकमिंग के लिए कौन सा बैलेंस लगता है रे? मैं क्या बोलूं, क्या करूं भाऊ? मेरा पैसा लौटा दे बस, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। भाऊ तुमको तो पता ही है मेरे को कौन सा रोग लगा है। इलाज के लिए पैसा पानी की तरह जा रहा है भाऊ। सारा काम धाम ठप है। प्रॉपर्टी के लिए भी कोई नया काम किए कितना दिन हो गया भाऊ। बहुत कमजोर हो गया हूँ भाऊ। हे बग रामदास, तेरी हालत में तरस खाकर मैंने तेरी मदद की थी। अरे 3 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और मैं कोई धन्ना सेठ नहीं हूँ। मेरा घर है, मेरा परिवार है, और वो जो लेनदार मेरे घर पे आते हैं उनको क्या दूं मैं? थोड़ा और टाइम दे दो भाऊ। नहीं, अभी और नहीं। तू तेरी जमीन बेच डाल और मेरा कर्जा चुका दे बस। भाऊ मेरे अंदर अगर ताकत होती ना तो कब का जमीन बेच दिया होता। डॉक्टरों का चक्कर काटने से फुर्सत मिले तब तो ग्राहक ढूंढो जमीन बेचने का। भाऊ मुझे 6 महीने का और टाइम दे दो। डॉक्टर ने बोला है मैं 6 महीने में ठीक हो जाऊंगा। इतना टाइम मैं नहीं दे सकता। मेरे को जल्दी में जल्दी मेरा पैसा वापस चाहिए बस। तो फिर एक काम करो, वो जमीन तुम ही खरीद लो, अपना पैसा ले लो और बाकी का पैसा मुझे दे दो। कितने में बेचेगा जमीन? अभी बाजार भाव के हिसाब से 1.25 करोड़। 1.25 करोड़? टोका फिर लाएगा तुझा? इतना पैसा मैं कहां से लाऊंगा? तो फिर मुझे टाइम दे दो भाऊ। गजानन मेरा दोस्त है। हमने मिलकर शिरडी में बहुत सौदे किए थे जमीन के। उसी ने मेरे को बताया। पक गया हूं। 1 साल से 3 लाख रुपया अटका पड़ा है साले के पास। प्यार से नहीं मानेगा तो मार से मानेगा। अरे मरे हुए को क्या मारूंगा, वो तो वैसे ही बीमार है। मेरे को किसी भी तरह से मेरा 3 लाख रुपया वापस मिल जाए बस। केस ठोक दे, अंदर करवा दे साले को। जोर जबरदस्ती करेगा तो पैसा निकलेगा। कैसे? मेरा और मेरे भाई का प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है, तो मैं पुणे में एक वकील से मिला था।
कौन वकील? विजय तांबट? हाँ वही। क्या रेट बोला है प्रॉपर्टी का उसने? 1 करोड़ के ऊपर बोल रहा है। जगह बहुत बड़ी है, पर मेरे को उससे क्या, मेरे को सिर्फ मेरा 3 लाख रुपया चाहिए बस। उस पर धोखाधड़ी का केस ठोक सकते हैं। केस कोर्ट में तो पहुंचेगा, लेकिन उसकी बीमारी ऐसी है, कोर्ट उस पर तरस खाएगी। केस कोर्ट में खिंचता रहेगा। अगर इस बीच वो ऊपर चला गया तो नीचे केस बंद। तुम्हारा तो पैसा गया, मेरी फीस भी देनी पड़ेगी, तुम्हारा डबल नुकसान। तो मैं क्या करूं? मुझे किसी भी तरह से मेरे 3 लाख रुपए दिलवा दीजिए बस। एक काम कर सकते हो, पैसा भी ज्यादा मिलेगा, लेकिन ऊपर का जो भी बनेगा वो मेरा। कैसे? तो ये सारा प्लान विजय तांबट का था? हाँ साहब। ये आज बस रामदास। गजानन भाऊ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? इधर ही पास में। काम क्या है भाऊ? मेरा पैसा वसूल करना है। रामदास, एक प्लॉट है, अगर तू बेचने में मेरी मदद करेगा तो मेरी तो चांदी हो जाएगी। तू भी अपना कट रख लेना। और हाँ, जो 3 लाख रुपया उधार दिया है ना, वो भी माफ। ये बाहर ही। भाऊ, प्लॉट किधर है? वो उधर, एकदम छान प्लॉट है। मेरे को कुछ नहीं करना है, आकर सिर्फ साइन करना है और रुपया ले जाना है। लफड़ा नहीं है ना भाऊ? नहीं नहीं, कोई लफड़ा नहीं। इसके लिए रामदास काळे के नाम का बैंक अकाउंट खोलना होगा। उसी नाम की आईडी की जरूरत पड़ेगी प्लॉट के सौदे के टाइम। बढ़िया। अब अगला प्लान, 2 महीने के बाद ये प्लॉट तुम मेरी पत्नी सुवर्णा को भेज दो। मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दूंगा, जो तुम आपस में बांट लेना। यही मुकेश यादव है? हाँ साहब, ये विजय जी का असिस्टेंट था और यही गवाह था। मैं तो बस सुवर्णा जी और गजानंद के बीच के सौदे का गवाह था साहब। विजय तांबट ने अपनी पत्नी सुवर्ण तांबट का जाली डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए
किसका खून किया था? मला माहित नाही साहेब, मैं तो बस इस सौदे में उसके साथ था। गजानन कुठे है? गजानन कहाँ है? साहब ये इधर नाशिक में। सांगा तर खरं. अरे साहेब गेलाय काय मी? अरे मैंने क्या हुआ क्या है लेकिन काय झालं हो? हे का घेऊन चालले तुम्हाला? सर, अप्रैल 2010 में घाट में हमें एक लाश मिली थी। ये उसके पेपर्स है सर। लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। सारे पुलिस स्टेशन में खबर दी थी, न्यूज़पेपर्स में भी खबर डाली थी। ऐसे कोई चूक सकता है। गणेश काळे से इसकी शिनाख्त करानी होगी। ओ साहब, यही है मेरा भाई रामदास काळे। अप्रैल 2010 में गजानन राजपुरे और जयदेव कुमार ने इसकी हत्या कर दी थी। तुम सही कह रहे थे, उन्हीं लोगों ने इसकी जमीन हत्या कर उसे बेच दिया था। काम बंद करो साइड पर। काय पनोती लागली आहे। विजय तांबट एक वकील ही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। रामदास काले का खून करवाना, उसकी जमीन उसी के जैसे दिखने वाले आदमी के हाथों बिकवाना, फिर उस जमीन को अपनी पत्नी के नाम पर खरीदना और फाइनली उसी जमीन को किरण सालुंके के नाम पर बेचना। यह सब कुछ विजय तांबट ने ही प्लान किया था। लेकिन अब भी एक रहस्य खुलना बाकी था। वो औरत जिसका स्वर्णा के नाम पर अंतिम संस्कार किया गया था, वो आखिर कौन थी? सर ये सुवर्णा तांबट कानपुर से है। ये वहां पर एक इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाती थी। दो 2009 में स्कीम का भंडा फूट गया। पुलिस को उसकी तलाश थी। ये सुवर्ण तांबट भी 420 लगती है। जी हाँ सर। और नवंबर 2010 में फ्रॉड इन्वेस्टमेंट केस की फाइल भी बंद कर दी गई। इसलिए किया गया था उसकी मौत का नाटक, ताकि उसके खिलाफ ये जो केस चल रहा है वो बंद हो जाए। जी हाँ सर। एक बात और, ये जाली डेथ सर्टिफिकेट खुद विजय तांबट ने कानपुर पुलिस को भेजा था। जी हाँ, हमने स्वर्णा तांबट के खिलाफ वारंट जारी किया हुआ था। पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया, लेकिन नवंबर 2010 में उसके पति ने डेथ सर्टिफिकेट भेजा। थैंक यू श्रीवास्तव साहब। अगर हमें कुछ और डिटेल्स की जरूरत हुई तो मैं आपको दोबारा फोन करूंगा। सारा प्लान उसने बनाया। गजानन को रामदास का खून करने के लिए भड़काया ताकि उसकी जमीन पे वो कब्जा कर सके, और खुद की बीवी का क्रिमिनल केस बंद करवाने के लिए भी उसने किसी के मर्डर का प्लान किया होगा। और जो उसने पुणे में किया होगा, हो सकता है कि वो भी कोई गुमशुदा औरत हो। सुवर्णा का जो फोटो कानपुर से आया है, उस फोटो को स्टेट के हर पुलिस स्टेशन में फैक्स करवा दो। महाराष्ट्र के बाहर भी भिजवा दो। सर, ये 2010 का केस है जो अभी तक अनसॉल्व है। निर्मला वाघ, उम्र 48। सर, निर्मला वाघ मेरी आई, वो प्रॉपर्टी के मामले को लेकर बहुत परेशान थी। ये मिसिंग कंप्लेंट उसकी बेटी शालिनी ने फाइल की थी।
शालिनी? जी हाँ, मैं ही हूँ शालिनी। मेरे आई का कुछ पता चला इंस्पेक्टर? कहीं मिली वो आपको? जी नहीं। फिर आप यहाँ कुछ बताने आए हैं? आप किसी विजय तांबट नाम के आदमी को जानती है? विजय तांबट? हाँ, वो आई के वकील थे। आई जब लापता हुई तो मैं उनसे मिलने भी गई थी। नहीं शालिनी, निर्मला जी तो यहाँ आई नहीं। क्यों, क्या हुआ? वो एक हफ्ते से घर नहीं आई है, किसी रिश्तेदार के यहाँ भी नहीं है। पता नहीं आई कहाँ चली गई। मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आखिरी बार जब मैं उनसे मिला था तब मैंने उनसे तुम्हारे बाबा यानी उनके एक्स हस्बैंड से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात की थी, लेकिन उसके बाद वापस वो आई नहीं। ये 20 नवंबर की बात है। 21 नवंबर को मैंने पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट फाइल की। उन्होंने मेरे बाबा को भी बुलाया था आई के बारे में पूछताछ के लिए। क्या हुआ मेरे आई के साथ? आप ये अचानक विजय तांबट के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करें कि विजय तांबट और तुम्हारे आई के बीच क्या संबंध थे। मतलब? कानपुर में विजय तांबट के बीवी के खिलाफ केस चल रहा था। उसे बंद करने के लिए विजय तांबट ने अपनी बीवी के मौत का नाटक किया। हमें शक है कि शायद इसीलिए विजय तांबट ने तुम्हारे आई की हत्या की होगी। और मैं सारे वक्त अपने बाबा को ही गुनहगार मानती रही। शीला, शीला, क्या हुआ? हे भग, अगर देवा, ये तो बता रहा था कि वकील है, वांटेड क्रिमिनल निकला। अब क्या करे? हमने तो इसे किराए पे घर दिया है। वाह बहू बेटा वाह, अखबार के साथ इलायची वाली गरम चाय मिल जाए ना तो मुझे बहुत मजा आता है। वाह वाह वाह। सुवर्ण, ये देखो। हम लोग ने जानबूझकर नहीं किया। तो क्यों किया? क्योंकि आपने कहा। मैंने कब कहा? दादाजी, आपने तो कहा था ना कि घर में खेलो, बाहर मत जाओ। विजय, अब हम कहाँ जाएंगे? सर, मुंबई पुलिस उनके घर पहुंच रही है। सर, मैं रमाकांत देसाई हूँ। मेरा फ्लैट यहाँ 3rd फ्लोर पे ही है। वो दोनों यहीं रह रहे हैं। विजय, बाहर पुलिस है। उसका डर था वही हो गया। रमाकांत भाई ने अखबार में पढ़ लिया होगा। क्या हुआ मम्मी? आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? कौन है बाहर? तुम्हारे हर जुर्म का काला चिट्टा है मेरे पास। सारे सबूत, सारे गवाह, सब कुछ।
रामदास काळे, इसका खून करके इसकी जमीन हथियाने का प्लान तुम्हारा था। गजानन और जयदेव को यह प्लान तुमने समझाया था। हमें शक है कि जिस औरत का तुमने अपने बीवी के नाम पे अंतिम संस्कार किया था, उसका खून भी तुम्ही ने किया है। निर्मला वाघ, कुछ याद आया? हेलो, विजय तामत बोल रहे हैं। आप कौन? मैं कानपुर पुलिस से बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। कानपुर पुलिस से फोन था। हाँ, हमें इस चक्कर से निकलना होगा। आखिर कब तक हम हमारे मोबाइल नंबर्स और ठिकाने बदलते रहेंगे? कोई तो रास्ता निकालना होगा। इस केस को ठिकाने लगाना होगा। रामीन, अरे निर्मला जी आइए। विजय जी, और कितना समय लगेगा केस को दर्ज कराने के लिए? निर्मला जी देखिए, आखिर वो आपके पति थे। मेरी सलाह तो ये होगी कि आप दोनों कोर्ट के बाहर समझौता कर लो। नहीं करना है मुझे उससे समझौता। वो मुझे फूटी कौड़ी नहीं देगा। क्या इस सिलसिले में मैं उनसे या उनके वकील से बात करूं? और मुझे समझौता नहीं जमा तो? फिर तो कोर्ट का दरवाजा हमेशा के लिए खुला है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि पहले हमें कानूनी चक्कर से हटकर कोशिश करनी चाहिए। अगर नहीं कुछ हुआ तो करेंगे तैयारी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की। मुझे जमीन जायदाद पैसों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो सिर्फ उसे सबक सिखाना है। मेरी जिंदगी हराम कर दी है उसने मेरी जिंदगी को इस हद तक बर्बाद कर दिया है कि कभी कभी सोचती हूँ कि मैं जिंदा हूं तो किस लिए, लेकिन मुझे जिंदा रहना है तो सिर्फ उसे सबक सिखाने के लिए। ठीक है, हम अगले हफ्ते मिलते हैं। तब तक मैं आपके पति या उनके वकील से मीटिंग करने की कोशिश करता हूं। और जमता है तो ठीक है, ये तो कोर्ट जाएंगे। बड़ी परेशान है, कई दिनों तक घर पर नहीं जाती, भटकती रहती है। एक बेटी है उसकी जो खबर रखती है, नहीं तो उसका दुनिया में कोई भी नहीं। अगर उसकी बेटी को पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा। रामदास काळे के बारे में अब तक पता चला। बस एक ही झटके में तुम्हारे खिलाफ सारी केस रफा दफा हो जाएंगे। अगले हफ्ते ऑफिस आ रही है। सर, मौत की वजह हार्ट अटैक लिखी हुई है। चलेगा, उन्हें सर्टिफिकेट से मतलब है, मौत की वजह से नहीं। वो 2 बजे आएगी। मैं तब तक बाहर वेट करता हूँ। मैं उन्हें बातों में उलझाए रखूंगा। तुम फाइल देने के बहाने अंदर आ जाना, फिर तुम्हें पता है क्या करना है। निर्मला जी, आप सही थे, हमें कोर्ट जाना चाहिए। ये केस आप ही जीतेंगी। मैं भी यही चाहती हूँ। कम इन। हाँ मुकेश। सर, ये कुछ फाइल्स नहीं आई हैं। उस कबर्ड में रख दो। जी सर। हाँ तो निर्मला जी, मैं पिटीशन तैयार करके आपके पास भेज दूंगा। अगले हफ्ते तक पिटीशन कोर्ट में फाइल कर देंगे। स्ट्रेंज, आप एक वकील हो और आप भी एक पढ़ी लिखी औरत हो। इसके बावजूद आप दोनों ने जुर्म का रास्ता अपना लिया। खुद के ऐशो आराम के लिए धोखाधड़ी और खून करने से भी बाज नहीं आए। एक बच्चे के मां बाप हो तुम दोनों।
पता नहीं क्या होगा। वो लोग तो पकड़े गए, लेकिन रामदास भाऊ की जमीन का क्या होगा पता नहीं। मुझे हमेशा लगा कि आई पागल हो गई या फिर बाबा आपने कुछ। मुझे पता है बेटा, तुझे लगा कि मैंने ही तेरी आई के साथ कुछ कर दिया है। ये बात सच है, हमारी आपस में कभी बनी नहीं, एक दूसरे को तकलीफ ही दी है। लेकिन बेटा मैं ऐसा कुछ करने की सोच ही नहीं सकता हूं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये वकील और उसकी बीवी इतने बड़े अपराधी और खूनी निकलेंगे। कितने शरीफ लगते थे। पनवती का घड़ा साबित हुई है जमीन। जब से खरीदी है, एक के बाद एक अड़चन ही अड़चन। जमीन नहीं, सरदर्द खरीदा है, सरदर्द। गजानन और जयदेव को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, 420 के तहत धोखाधड़ी के लिए और 471 के तहत नकली दस्तावेज इस्तेमाल करने के लिए बुक किया गया है। विजय तांबट और स्वर्णा तांबट पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, 120 बी के तहत गैर कानूनी साजिश के लिए, 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए, 419 के तहत किसी और के नाम पर धोखाधड़ी करने, 420 के तहत धोखाधड़ी करने और 471 के तहत नकली दस्तावेज इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए। सभी मुजरिम इस वक्त न्यायिक हिरासत में। दो गुमशुदा लोग, रामदास काले और निर्मला वाघ, एक का खून उसकी जमीन हड़पने के लिए किया गया और दूसरे को एक जाली डेथ सर्टिफिकेट का फ्रॉड करने के लिए मार डाला गया। अगर गणेश काले अपने भाई रामदास काले की फिक्र में उसकी जमीन पर लगातार नजर नहीं रखता, पुलिस को इस जालसाजी के बारे में ना बताता, तो यह जुर्म कभी सामने ही नहीं आता। और विजय और सुवर्णा तांबट न जाने कितने लोगों को ऐसे ही अपना शिकार बनाते रहते हैं। इस केस से जो बात सामने आती है वो ये है कि किसी और की पहचान को अपना बनाना, फेक आइडेंटिटी बनाना कितना आसान है। फर्जी दस्तावेज के इस्तेमाल से करोड़ों की जमीन हथियाना कितना आसान है। यहाँ तक कि एक मुजरिम के लिए किसी का नकली डेथ सर्टिफिकेट बनवाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है आधार कार्ड, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कह चुका है कि वो एक अनिवार्य पहचान पत्र नहीं है, क्योंकि ये पता होने के बावजूद भी कि उसके लिए बायोमेट्रिक्स और बहुत मिनट डिटेलिंग की जरूरत है, लोगों का आधार कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया में काफी सारी लापरवाहियां बरती गई थी। बहुत सी रोजगार गारंटी योजनाओं में ऐसे फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल करके बहुत से लोग सरकारी पैसा लूट लेते हैं। यहाँ तक कि उन लोगों की पहचान भी इस्तेमाल की जा रही है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सारे नियम कानून, सारी प्रक्रिया अपनी जगह सही है, हमें सिर्फ उसे मजबूत और कड़ा बनाने की जरूरत है। हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी होने के हिसाब से सभी लोगों की जानकारी जमा करना और उसे मेंटेन करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। हम जो तरीके अपनाते हैं उसकी वजह से पूरी क्रिया अनियमित रहती है, क्योंकि पब्लिक सिस्टम के सभी क्षेत्रों को घोटालों और घूसखोरी ने इतना दूषित कर दिया है कि ये समझ में नहीं आता है कि ये अनियमित क्रिया अनजाने में बढ़ रही है या फिर जानबूझकर बढ़ाई जा रही है। झूठी आइडेंटिटी के साथ बोगस वोटिंग करना और करने के लिए प्रोत्साहित करना भी जुर्म है। अगले हफ्ते एक नए जुर्म, एक नए केस को लेकर हम फिर से हाजिर होंगे क्राइम पेट्रोल दस्तक में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, हम जुर्म को छिपाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, लेकिन जुर्म अपने कुछ निशान छोड़ ही जाता है। जय